ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है आपात उपबंध। यह अध्याय 41 है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान निर्माताओं ने भारत की शासन व्यवस्था को संघात्मक यानी फेडरल स्वरूप प्रदान किया है, लेकिन संविधान निर्माताओं को यह भी अनुमान था कि राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए यही संघात्मक ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संविधान के भाग 18 में आपात उपबंधों यानी इमरजेंसी प्रोविजंस का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 352 से 360 शामिल है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपात स्थितियों का उल्लेख किया गया है। पहला, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अगर बात करें तो यह आपात युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित किया जाता है। राष्ट्रपति को ऐसा लगता है, उनको आभास होता है कि युद्ध का जो है आशंका है, या युद्ध होने वाला है, या बाह्य आक्रमण होने वाला है, या सशस्त्र विद्रोह, तो इसके आधार पर 352 का जो है प्रयोग किया जा सकता है। और इस आपात को राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा, संविधान में राष्ट्रीय आपात शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 352 का जो शीर्षक है वह है आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अगर बात करें तो यह आपात किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में घोषित किया जाता है। संवैधानिक तंत्र के विफल होने का मतलब है कि किसी राज्य में, ठीक है, किसी राज्य या राज क्षेत्र के किसी विशेष स्थान पे जो संविधान है उसके अनुसार, संविधान के अनुसार जो है, या केंद्र के नियमों के अनुसार जो है वहां पे शासन व्यवस्था कायम नहीं किया जा रहा है। वहां पे जो है कुछ जो शासन व्यवस्था है उसका वहां पे हनन हो रहा है, उसके साथ जो है मतलब कि छेड़छाड़ की जा रही है। तो इस आधार पर जो है आर्टिकल 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है और इसे राज आपात भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और आर्टिकल 360 के अंतर्गत अगर बात करें तो इसका संबंध वित्तीय आपातकाल से है और इसका संबंध भारत या उसके किसी भाग के वित्तीय अस्थायित्व या साख के संकट के स्थिति में पहुंचने से यह आपातकाल लगाया जाता है। आपात के प्रकार और उनके आधार। आपात के 3 प्रकार हैं। आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल आता है, 356 के अंतर्गत राज्य आपात और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात। देखिए, 352 का जो आपात है, राष्ट्रीय आपात का जो आधार है वह है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार। और आर्टिकल 356 के 2 आधार हैं। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और दूसरा, राज्य के द्वारा केंद्र के निर्देशों को न मानने के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात, इसका जो आधार है भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय अस्थायित्व या साख संकट में है तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा करेंगे। नेशनल इमरजेंसी। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपात को राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा और उसके आधार से संबंधित है। अनुच्छेद 352 और 354 में आपात उद्घोषणा के प्रभाव की व्याख्या की गई है और इसके साथ ही अनुच्छेद 358 और 359 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा से मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है। आपात की उद्घोषणा का जो आधार है, अनुच्छेद 352 के अनुसार अगर बात करें तो आपात की उद्घोषणा तभी हो सकती है जब राष्ट्रपति को यह संतुष्टि हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है। यहां राष्ट्रपति की संतुष्टि का वास्तविक अर्थ है मंत्री परिषद की संतुष्टि से, याद रखिएगा। मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा 3 आधार वर्णित है। मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा के 3 आधार वर्णित है, जिसमें सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। ठीक है, अगर बात करें तो इंदिरा गांधी के सरकार के समय आंतरिक अशांति के द्वारा ही आपात का लगाया गया था। ठीक है, और जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्दावली के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है जोड़ दिया। तो जब सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 44वें, याद रखिएगा, और जनता पार्टी सरकार के द्वारा।
उद्घोषणा की जो प्रक्रिया है इसके बारे में अगर बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा या इस प्रकार की उद्घोषणा में कोई परिवर्तन तब तक नहीं कर सकता है जब तक मंत्रिमंडल के द्वारा ऐसा करने का प्रस्ताव उसे लिखित रूप में न दिया गया हो। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में आपातकाल लगाए जाने से सीख लेते हुए संविधान में, याद रखिएगा, यह संशोधन किया गया था ताकि केवल एक व्यक्ति की इच्छा से पूरे देश की नियति निर्धारित न हो। और तीसरे संविधान संशोधन 1975 के द्वारा अनुच्छेद 352 में एक नया खंड जोड़ा गया जो राष्ट्रपति की एक से अधिक समकालीन घोषणाओं से संबंधित है। इस नए खंड में स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति को इस अनुच्छेद के अंतर्गत विभिन्न आधारों पर विभिन्न उद्घोषणाएं करने की शक्ति होगी, चाहे राष्ट्रपति ने पहले से ही कोई उद्घोषणा क्यों न कर रखी हो और प्रवर्तन में हो। तो याद रखिएगा, उद्घोषणा का राज्य क्षेत्रीय जो विस्तार है इसके बारे में अगर बात करें तो मूल संविधान में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया था, यानी क्लियर रूप से इसका जिक्र नहीं किया गया था कि आपात की उद्घोषणा भारत के किसी भाग तक सीमित की जा सकती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस प्रावधान में परिवर्तन किया गया, जिससे अब राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी विशेष भाग के संबंध में कर सकता है। याद रखिएगा, देखिए अभी तक अगर बात करें तो अभी तक की गई जो आपात उद्घोषणाएं हैं वो मतलब कि आपात की जो स्थिति है वो 3 बार मतलब कि आई है। वो कब कब आई है इसको ध्यान में रखिएगा। अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। इन 3 उद्घोषणाओं से संबंधित जो प्रमुख तथ्य है, जैसे 1962 में, 1971 और 1975 में 3 बार जो है 1952 का मतलब कि उद्घोषणा की गई। 1952 के तहत आपातकाल लगाया गया था। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की उद्घोषणा की गई और इसका कारण क्या था? सितंबर 1962 में चीन ने नेफा क्षेत्र पर यानी नॉर्थ ईस्ट, अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था और इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। दूसरा आपात की उद्घोषणा दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण हुई थी और यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई और यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। याद रखिएगा, 1962, 1971 और 1975। उद्घोषणा का अनुमोदन तथा समयावधि जो है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा की गई उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों के द्वारा 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषणा की जाती है तो संसद जो है दोनों सदनों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा 1 मंथ के भीतर अनुमोदित करना आवश्यक हो जाता है, अप्रूव करना जरूरी है। यानी ऐसी उद्घोषणा सिर्फ 1 महीने तक संसद के अनुमोदन के बिना लागू रह सकती है। प्रारंभिक संसद के द्वारा अनुमोदन के जो समय सीमा था वो 2 माह थी, 2 मंथ्स था, लेकिन 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाकर जो है कितना कर दिया गया, 2 माह के जगह पर 1 माह कर दिया गया। और इसका एक अपवाद है, और अपवाद क्या है? यदि आपात की उद्घोषणा के समय लोकसभा विघटित है, मतलब कि अगर 2 माह का भी अगर प्रक्रिया जारी रहेगा, कब? एक अपवाद के रूप में, यदि आपात की जो उद्घोषणा है उस समय लोकसभा विघटित है या इस 1 माह के अवधि के दौरान उद्घोषणा के अनुमोदन के बिना ही उसका विघटन हो जाता है, परंतु राज्यसभा ने उद्घोषणा का अनुमोदन जो है कर रखा है, कर दिया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन जो विघटित हो चुका है उसके बाद, जब नई लोकसभा आएगी उसके पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी। समझ में आ गया? याद रखिएगा। तो यदि आगे अगर बात करें तो यदि संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो गया है और आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा, तो देखिए अगर संसद के दोनों सदनों से मतलब कि इमरजेंसी के लिए जो है अनुमोदन हो चुका है तो यह कितने माह तक जारी रहेगा? 6 माह तक। और प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो एक बार में 6 माह तक, याद रखिएगा। और प्रत्येक 6 माह में संसद के द्वारा अनुमोदन किए जाने का यह उपबंध वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो एक बार में 6 माह तक अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और यदि 6 माह की अवधि पूरी होने से पहले ही लोकसभा का जो है विघटन हो जाए
और राज्यसभा आपातकाल को 6 माह के लिए और बढ़ाने का संकल्प पारित कर दे, मान लीजिए जो मतलब कि जो 6 माह की अवधि है, वो आपातकाल की जो अवधि है 6 माह की, वो पूरी होने से पहले ही लोकसभा विघटित हो जाता है, लेकिन राज्यसभा आपातकाल को 6 माह के लिए और बढ़ाने का संकल्प पारित कर दे, तो नई लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक आपात की उद्घोषणा लागू रहती है। आपात की उद्घोषणा या इसके जारी रहने का प्रत्येक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब क्या है? संकल्प को सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के साथ साथ सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम कितना, 2/3 का समर्थन मिलना चाहिए, जरूरी है। उद्घोषणा की समाप्ति कैसी होगी? तो उद्घोषणा की समाप्ति तब की जा सकती है, राष्ट्रपति जब चाहे आपातकाल की जो आपात उद्घोषणा है इसको वापस ले सकते हैं, आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं। उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 352(4) और 352(5) में निर्धारित समय सीमा के अंदर यदि दोनों सदनों के विशेष बहुमत से मूल उद्घोषणा या उसके समय में विस्तार की उद्घोषणा का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है, तो निर्धारित तिथि को वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अगर बात करें तो एक नया प्रावधान को जोड़ा गया। यदि लोकसभा मूल उद्घोषणा या अवधि बढ़ाने वाली उद्घोषणा के विरोध में कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष, यानी अगर बात करें यदि लोकसभा सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति को लिखित रूप में सूचना दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में 14 दिनों के अंदर लोकसभा की विशेष बैठक बुलाए जाने की अनिवार्यता है, जिसमें इस संकल्प पर विचार होता है और लोकसभा के द्वारा यह संकल्प पारित किए जाने के लिए विशेष बहुमत का प्रावधान नहीं किया गया है। आपात उद्घोषणा के प्रभाव क्या है? अनुच्छेद 353 क में स्पष्ट रूप से मतलब कि कहा गया है कि आपात की उद्घोषणा होने पर केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य सरकार को यह निर्देश देने तक हो जाएगा कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करे। अतः आपात की उद्घोषणा लागू रहने के दौरान राज्य सरकार को केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत शासन चलाना होता है। तो राज्य का जो अधिकार होता है वो केंद्र में चला जाता है। ठीक है, जब मतलब कि नेशनल इमरजेंसी लगता है तब। अनुच्छेद 353 क के अनुसार आपात की घोषणा के साथ संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यह परिवर्तन ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति को लेकर भी होता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति को लेकर भी होता है। राष्ट्रीय राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। और यदि आपात की उद्घोषणा पूरे भारत के स्थान पर किसी राज्य या क्षेत्र विशेष के संबंध में की गई है, तो भी संसद को शेष राज्य यानी आपात के उद्घोषणा वाले राज्यों से भिन्न के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संसद के द्वारा आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल के समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 250 में स्पष्ट किया गया है। तो अगर संसद के द्वारा आपातकाल में राज्य सूची के विषय पर अगर कोई कानून बनाया जाता है, तो आपातकाल के समाप्ति के बाद 6 माह तक वो एक्टिव रहेगा, प्रभावी रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 354 के अनुसार अगर बात करें तो जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो, तब राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण के संबंध में उपबंधों में संशोधन कर सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो, तब राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य क्या करेगा? करों के संवैधानिक वितरण, मतलब कि करों का मतलब कि ईमानदारी पूर्वक संविधान में उपबंध किया गया है, इसके मतलब कि उपलक्ष्य में, तो करों के संवैधानिक वितरण के संबंध उपबंधों में संशोधन कर सकता है। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष के समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। अनुच्छेद 354(2) में स्पष्ट किया गया है कि यदि राष्ट्रपति राजस्व वितरण से संबंधित कोई आदेश जारी करता है, तो उसे यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। अनुच्छेद 83(2) में बताया गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो, तब लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल से आगे संसद के द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए चाहे जितनी बार बढ़ाया जा सकता है। ऐसा ही प्रावधान राज्यों के विधानसभाओं के संबंध में अनुच्छेद 172(1) में किया गया है। अनुच्छेद 358 का जो संबंध है इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब 352 लागू होता है तो अनुच्छेद 358 का जो संबंध है अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकारों के निलंबन से है, जबकि अनुच्छेद 359
अन्य मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अगर बात करें तो इसके निलंबन से संबंधित है। आर्टिकल 20 और 21 के अतिरिक्त, ठीक है, इसका निलंबन नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में है तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए 6 मौलिक अधिकारों को सिर्फ तभी निलंबित किया जाता है, तभी निलंबित का मतलब आपसे कुछ समय के लिए छीन लिया जाता है ये मौलिक अधिकार। तो 358 के अनुसार अगर बात करें, अगर 358 के अनुसार बात करें तो यदि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए 6 मौलिक अधिकारों को सिर्फ तभी निलंबित किया जाता है जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा की गई हो। तो युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर ही, यानी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। अनुच्छेद 19 का निलंबन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल में नहीं किया जाता है। तो जो 19 है, आर्टिकल 19, इसका निलंबन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल में नहीं किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद अगर बात करें तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो आपात की उद्घोषणा के दौरान आदेश निकालकर घोषित कर सकता है कि भाग 3 में शामिल कौन से मूल अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के अतिरिक्त आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, तो भाग 3 में शामिल कौन से मूल अधिकार को न्यायालय से प्रवर्तित कराने का अधिकार निलंबित रहेगा। तो 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान आदेश निकालकर घोषित कर सकता है कि भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, इन मूल अधिकारों को न्यायालय से प्रवर्तित कराने का अधिकार निलंबित रहेगा, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 358 और 359 में क्या अंतर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में जो डिफरेंट है, जो अंतर है, वह है अनुच्छेद 358 का जो संबंध है अनुच्छेद 19 में प्रदान किए गए अधिकार से। 358 में जो उपबंध है, जो प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 19 को लेकर किया गया है, और अनुच्छेद 359 का जो संबंध है उन सभी मूल अधिकारों से है जिनका राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबन हो सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 358 के द्वारा अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं होता है या नहीं करता है। अनुच्छेद 358 के द्वारा निलंबित होने वाला मूल अधिकार केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपात में ही निलंबित होता है, जबकि अनुच्छेद 359 के द्वारा निलंबित होने वाला मूल अधिकार बाह्य या आंतरिक यानी सशस्त्र विद्रोह दोनों आधारों पर निलंबित हो सकता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 से संबंधित मूल अधिकारों को आपातकाल के संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है। जब अनुच्छेद 358 यानी 352 के अंतर्गत अगर बात करें तो आर्टिकल 358 जब एक्टिव होता है, जो इसमें उपबंध किए गए हैं, जैसे आर्टिकल 19 से संबंधित जो मूल अधिकार है, ये जो है आपातकाल के संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है 358, जबकि अनुच्छेद 359 के द्वारा मूल अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की गई अवधि के लिए होता है। अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में तथा अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश या देश के किसी भाग विशेष में लागू हो सकता है, और अनुच्छेद 358 के द्वारा अनुच्छेद 19 का पूर्णतः निलंबन हो जाता है, जबकि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जारी आदेश से अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकारों का निलंबन नहीं होता है। तो 20-21 को याद रखिएगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है, इसके बारे में अगर बात करें तो अनुच्छेद 356 आपात के अन्य प्रकारों से संबंधित है। आर्टिकल जो 356 है ये आपात के अन्य प्रकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 356 में आपात के इस प्रकार को राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफलता जो है कहा गया है, यानी संविधान के अनुसार वहां की जो शासन व्यवस्था है नहीं चल पा रही है, इसीलिए इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता कहा जाता है और राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसके लिए आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यह सामान्य रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। इसे राज आपात या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जो आधार है वो क्या है, तो दो आधार है। इससे पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। वो दो आधार क्या क्या है। यदि कोई राज्य सरकार जानबूझकर, अगर बात करें तो कोई राज्य सरकार जानबूझकर संविधान के निर्देशों का उल्लंघन करे या राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप शासन चलाने में जो है मतलब कि असमर्थ हो जाए, तो अनुच्छेद 356 के प्रयोग का आधार बनता है और संविधान में ऐसे दो आधार बताए गए हैं।
ये आधार, जो दो आधार हैं, आर्टिकल 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन के द्वारा या रिपोर्ट के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से यह समाधान हो जाता है या उसे लगता है कि किसी राज्य की सरकार जो है उस संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि यदि कोई राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी रूप से उसे लागू करने में असफल रहता है, तो राष्ट्रपति के लिए मानना विधि संगत हो जाएगा, लॉफुल हो जाएगा कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति शासन जो है मतलब प्रेसिडेंटियल रूल लागू हो जाता है। तो याद रखिएगा। उद्घोषणा का संसदीय अनुमोदन या समयावधि, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुमोदन और जो समयावधि है वो क्या है? तो राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की उद्घोषणा जारी होने के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसका अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, तो 2 महीने के अंदर राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की जब उद्घोषणा जारी हो जाता है तो 2 मंथ के अंदर, विद इन 2 मंथ संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसका अनुमोदन होना चाहिए। और यदि संसद के दोनों सदन उद्घोषणा लागू होने के 2 माह के अंदर उसका अनुमोदन न कर दें तो यह अवधि पूरी होने पर वह उद्घोषणा जो है स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो 2 माह के अंदर उद्घोषणा को जो है मतलब कि आप कह सकते हैं कि अनुमोदन करना होता है। और राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जो है इसको मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन के द्वारा सामान्य बहुमत, सदन में सदस्यों की उपस्थिति और मतदान का बहुमत। तो सामान्य बहुमत का क्या मतलब है? सदन में जो सदस्य उपस्थित हैं और उनके मतदान के द्वारा जो है इस बहुमत के द्वारा पारित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन के द्वारा सामान्य बहुमत के द्वारा पारित किया जा सकता है। और यदि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा लोकसभा के विघटन होने के समय जारी होती है या लोकसभा 2 माह के भीतर घोषणा पत्र को स्वीकृत किए बिना विघटित हो जाती है, तब घोषणा पत्र लोकसभा के प्रथम बैठक के 30 दिन तक बना रहता है। तो देखिए, जो मतलब कि नेशनल जो इमरजेंसी है और जो प्रेसिडेंटियल रूल है, जो इनकी मतलब कि जो मतलब कि उद्घोषणा, जो इसका जो समयावधि है या जो इसका मतलब कि जो कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के जो आधार हैं वो क्या क्या है? अनुमोदन और समयावधि। इन मतलब कि जो नेशनल इमरजेंसी है और जो प्रेसिडेंटियल रूल है, इनका जो मिलता जुलता जो अनुमोदन और जो समयावधि है वो समान है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा लोकसभा के विघटित होने के समय जारी होती है, तो यह लोकसभा 2 माह के भीतर घोषणा पत्र को स्वीकृत किए बिना अगर विघटित हो जाती है, तब घोषणा पत्र लोकसभा के प्रथम बैठक के, जब लोकसभा गठित होगी तो उसके प्रथम बैठक के 30 दिन तक जो है बना रहता है। और इसको जो है राज्यसभा ने इसे निश्चित समय में स्वीकृत कर दिया हो, तब दोनों सदनों से अनुमोदन होने के बाद यह उद्घोषणा जो है 6 माह के अवधि के लिए वैध होगी और इसे अधिकतम 3 वर्ष के अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह के स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। तो अधिकतम 3 साल और मतलब कम से कम ये जो है 6 माह, तो 6 माह तक के लिए वैध होता है। कम से कम मतलब कि एक बार में 6 माह, कम से कम तो 1 महीने भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, कितना दिन भी हो सकता है, 1 दिन में भी इसको समाप्त किया जा सकता है। अगर जो प्रेसिडेंटियल रूल है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो 1 दिन में भी समाप्त कर सकते हैं और या मतलब कि 6 महीने के अंदर भी समाप्त कर देते हैं। अगर 6 महीने से अधिक जो है इसको लागू करना है तो इसके लिए क्या करना होगा? तो संसद में इसके लिए जो है प्रस्ताव पारित करना होगा, वहां से इसका अनुमोदन होगा, तब 6 माह के लिए, अगला 6 माह के लिए जो है ये बढ़ेगा। तो इस दौरान लोकसभा का, अगर मान लीजिए कि संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से जो है इसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस दौरान लोकसभा का अगर विघटन हो जाता है, लोकसभा विघटित हो जाती है, तो यह अवधि केवल राज्यसभा के अनुमोदन से बढ़ाई जाएगी, किंतु लोकसभा को अपने पुनर्गठन के बाद प्रथम बैठक के 30 दिनों के भीतर उसका अनुमोदन करना होगा, नहीं तो वह उद्घोषणा स्वतः निष्क्रिय हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 356(5) जोड़ा गया। तो जो आर्टिकल 356(5) है वो कब जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, और इसके अनुसार अगर बात करें तो 1 वर्ष का उद्घोषणा को उपयुक्त विधि से बढ़ाया जा सकता है। यदि उसे 1 वर्ष की अवधि के बाद भी बढ़ाना है तो उसके लिए 2 अन्य शर्तें पूरी मतलब कि होना आवश्यक है। ये जो 2 शर्तें पूरा होना जो आवश्यक है वो क्या क्या है?
इसको ध्यान में रखिएगा। पहला है, यदि संपूर्ण भारत में या पूरे राज्य या किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की जो उद्घोषणा है लागू हो, यानी आर्टिकल 352 लागू हो। निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव कराने में कठिनाइयां होती हैं, तो ये दो शर्तें, अगर जो परिस्थितियां हैं, अगर दो परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, तो यदि कोई राज्य सरकार जानबूझकर संविधान के निर्देशों का उल्लंघन करे, तो राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए कि जो है राज्य सरकार जो है संविधान के अनुरूप शासन चलाने में असमर्थ है, तो इस तरह से इसकी जो है इसको मतलब कि अनुमोदन करके राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। तो जो दो मतलब कि शर्तें हैं जो पूरी करना आवश्यक हो जाता है, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो 356(5) जोड़ा गया है, इसमें जो प्रावधान है वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या कहा गया है, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है अनुच्छेद 356(5) को जोड़ा गया और इसके अनुसार इसमें प्रावधान किया गया कि 1 वर्ष तक जो है उद्घोषणा को उपयुक्त विधि से बढ़ाया जा सकता है। यदि उसे 1 वर्ष की अवधि के बाद भी बढ़ाना है तो उसके लिए 2 अन्य शर्तें पूरी करना जरूरी है। ये पहला शर्त है, यदि संपूर्ण भारत में या पूरे राज्य या किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू है या निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव कराने में कठिनाइयां होती हैं। राष्ट्रपति किसी भी समय पश्चातवर्ती उद्घोषणा के द्वारा मूल उद्घोषणा को वापस ले सकता है और ऐसा करने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। आपात उद्घोषणा की जो न्यायिक समीक्षा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मूल संविधान में आपात के संबंध में राष्ट्रपति के समाधान की न्यायिक समीक्षा पर कोई प्रावधान नहीं था और 30वें संविधान संशोधन 1975 में यह प्रावधान कर दिया गया कि आपात की उद्घोषणा के संबंध में राष्ट्रपति का समाधान न्यायिक पुनर्वलोकन का विषय नहीं होगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उस उपबंध को संविधान से जो है रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, जो राष्ट्रपति के समाधान को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखता था। एस.आर. बोमई, याद रखिएगा, एस.आर. बोमई बनाम भारत संघवाद 1994 का जो वाद है, राष्ट्रपति के द्वारा आपात उद्घोषणा के दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण मतलब कि वाद था और इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर्याप्त तथ्यों पर आधारित है तो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, किंतु यदि पर्याप्त आधार नहीं है तो न्यायालय उस उद्घोषणा को समाप्त कर सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग के विषय वह केवल 2 बातों की जांच करेगा। पहला क्या जांच करेगा कि क्या ऐसी पर्याप्त सामग्री विद्यमान थी जिसके आधार पर कोई भी तार्किक व्यक्ति इसी निष्कर्ष पर पहुंचता कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाना चाहिए था, और दूसरा, क्या राष्ट्रपति का निर्णय तथ्यों से सुसंबद्ध है, निर्णय असंगत आधारों या असद्भाव के कारण तो नहीं लिया गया है, तो इसका जो है जांच करेगा 2 बातों को। अब तक अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग है बहुतों बार हुआ है, तो 100 बार से भी अधिक बार हुआ है। अब तक अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग है, अनुच्छेद 356 राज सत्ता के दुरुपयोग का साधन बन गया है। ठीक है, वास्तविकता यही है कि 1950 से अब तक 100 से अधिक बार इस अनुच्छेद का प्रयोग हो चुका है, जिसमें अनेक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग मनमाने ढंग से राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों से किया गया है। अनुच्छेद 356 संविधान का सबसे विवादास्पद और आलोचनात्मक प्रावधान बन गया है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 20 जून 1951 को पंजाब में और इसके बाद 1959 में केरल में किया गया और इसके दुरुपयोग का सर्वाधिक गंभीर रूप तब देखने को मिला जब 1977 में जनता पार्टी ने जनाधार समाप्त होने का तर्क देकर 9 राज्यों की विपक्षी दलों की सरकारों को भंग करवा दिया। 1980 में कांग्रेस ने भी इसी आचरण का पालन करते हुए 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है लागू कर दिया। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के पश्चात भाजपा शासित 4 राज्यों की सरकारों को धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध कार्य करने का तर्क देकर भंग करवा दिया गया। 1996 में उत्तर प्रदेश में तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी के द्वारा भी संविधान का उल्लंघन किया गया, किंतु तत्कालीन राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के कारण उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति शासन से बच गया। अनुच्छेद 356 के व्यापक और विवादास्पद उपयोग को देखते हुए इसमें सुधार के लिए अनेक प्रयास किए गए और इस सुधार के संबंध में निम्न 2 समितियां गठित किए गए हैं। पहला है राजमन्नार समिति। अगर बात करें तो राजमन्नार समिति जो है, इस समिति ने अनुच्छेद 356 और 357 को समाप्त करने का सुझाव दिया।
कहा गया कि यदि इसे समाप्त न किया जाए तो अनुच्छेद 356 में यह प्रावधान जोड़ दिया जाए कि राज्यपाल राष्ट्रपति की उद्घोषणा से पूर्ण राज है विधानसभा के विचार जानने के लिए एक दल भेजे जो यथास्थिति से राष्ट्रपति को अवगत करा सके। इसके बाद दूसरा जो आयोग है वह सरकारी आयोग। सरकारी आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करते हुए यह सुझाव दिया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले वैकल्पिक सरकार के गठन की संभावनाएं तलाश करनी चाहिए। तब इसके बाद जो है संसद के द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही राष्ट्रपति शासन जो है लागू करना चाहिए। तो राजमन्नार और जो सरकारी आयोग है इसके जो अनुशंसाएं थी इसके उपलक्ष्य में इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणा का प्रभाव है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 356 और 357 के उपबंध में राष्ट्रपति के द्वारा दी गई उद्घोषणा के राज्य की शासन व्यवस्था का निम्नलिखित प्रभाव होंगे। ये जो निम्नलिखित प्रभाव होंगे इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे। पहला प्रभाव क्या होगा? पहला होगा कि राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल या अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा, वह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। तीसरा, वह राज्य के किसी निकाय यानी बॉडी या अथॉरिटी से संबंधित संविधान के उन उपबंधों के प्रवर्तन को पूर्णतः या आंशिक रूप से निलंबित कर सकता है जो उद्घोषणा के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रपति को जो है आवश्यक प्रतीत हो। संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी को दे सकती है। सामान्यतः यह शक्ति राष्ट्रपति को दी जाती है। यदि लोकसभा का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य के संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड के प्रयोग से संबंधित उन विधेयकों को अनुमति दे सकता है जो अभी तक संसद की अनुमति के लिए जो है संसद की अनुमति के लिए लंबित है। यदि संसद सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति उस राज्य के लिए अध्यादेश भी जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है। इसके बाद वित्तीय आपातकाल के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आपात के तीसरे प्रकार की चर्चा जो है की गई है। तो आर्टिकल 360 का जो संबंध है वह है वित्तीय आपातकाल से। आर्टिकल 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की उद्घोषणा करने की जो है शक्ति प्रदान करता है। भारत में अभी तक एक बार भी जो कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 360 है वित्तीय जो आपात है अभी तक भारत में एक बार भी जो है लागू नहीं किया गया है। ठीक है, सबसे पहले आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो उद्घोषणा का जो आधार है, जो वित्तीय आधार का आपात का जो अनुमोदन और जो समयावधि है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया है यहाँ पे जो आपातकाल के जो प्रकार और जो प्रभाव हैं इसके बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जो प्रकार और जो प्रभाव है तीन प्रकार है। अनुच्छेद 352 इसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 इसके तहत राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और तीसरा अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और इसका जो प्रभाव है 352 अगर लागू होता है तो इसका प्रभाव क्या होगा? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राष्ट्र सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है। दूसरा प्रभाव क्या होगा? भारत की संघात्मक प्रणाली जो है एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। और अब तक राष्ट्रीय आपात का प्रयोग 3 बार किया गया। कब कब? तो याद रखिएगा 1962, ठीक है, 1962, 1971 और 1975। इसके बाद जो राज्य आपात है आर्टिकल 356 इसका जो प्रभाव होगा, क्या क्या प्रभाव होगा? तो राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है और अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से भी अधिक बार किया जा चुका है। अनुच्छेद 360 के तहत जो वित्तीय आपात है इसका जो प्रभाव है, वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का जो विभाजन है वो स्थापित हो जाता है। संघ और राज्यों के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तिगत अगर बात करें तो राज्य और संघ के अधीन कार्यरत सभी व्यक्ति इनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। और इसके अंतर्गत उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल आते हैं। इनमें भी इनको भी इसमें शामिल किया गया और इनके भी वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। और वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक जो है एक बार भी नहीं किया गया है। इसके बाद उद्घोषणा के जो आधार है, मतलब वित्तीय आपात के जो उद्घोषणा का जो आधार है वो क्या होगा? आधार याद रखिएगा अनुच्छेद 360
1 के अनुसार अगर बात करें तो यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। और यहां राष्ट्रपति के समाधान का अर्थ मंत्री परिषद के समाधान से है। वित्तीय आपात का अनुमोदन तथा समयावधि, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वित्तीय आपात की उद्घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। यदि वित्तीय आपात की घोषणा करने के दौरान लोकसभा विघटित हो जाता है या 2 माह के भीतर इसे स्वीकृति देने से पहले ही लोकसभा विघटित हो जाए, तो यह घोषणा पुनर्गठन लोकसभा के पुनर्गठित होने के बाद यानी पुनर्गठन की प्रथम बैठक के बाद 30 दिनों तक यह प्रभावी रहेगी, परंतु इस अवधि में इसे राज्यपाल की मंजूरी मिलना आवश्यक है। यदि संसद के दोनों सदन वित्तीय आपात की उद्घोषणा अनुमोदन कर देते हैं, वित्तीय आपात की उद्घोषणा का अप्रूवल दे देते हैं, तो वह अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 360 में उद्घोषणा के लिए अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है और इस उद्घोषणा को संसद से बार बार अनुमोदित कराने की अपेक्षा भी नहीं की गई है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा के अनुमोदन के लिए संसद का साधारण बहुमत ही पर्याप्त है, यानी इसका अनुमोदन साधारण बहुमत से ही किया जा सकता है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा। इसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय एक घोषणा के द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा जो है वापस ली जा सकती है। वित्तीय आपात की जो प्रभाव है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 360(3) और अनुच्छेद 360(4) में वित्तीय आपात की उद्घोषणा के प्रभाव के बारे में चर्चा की गई है और यह प्रभाव इस प्रकार है। पहला प्रभाव क्या होगा? केंद्र सरकार को अधिकार मिल जाता है कि वह किसी राज्य की वित्तीय औचित्य संबंधित सिद्धांतों का पालन करने के लिए निर्देश दे सकता है और इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार को ऐसे अन्य निर्देश का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है जिन्हें मूल निर्देशों की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति आवश्यक समझे। दूसरा, उपयुक्त निर्देशों के अंतर्गत किसी राज्य सरकार के अपेक्षा की जा सकती है, किसी राज्य सरकार से एक्सपेक्ट की जा सकती है कि वह राज्य के अधीन सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन भत्तों में कटौती करे। यह निर्देश भी दिया जा सकता है कि राज्य के विधानमंडल से पारित होने वाले सभी धन विधेयक हैं, इन धन विधेयकों तथा अनुच्छेद 207 से संबंधित अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है रिजर्व किया जाए। राष्ट्रपति यह निर्देश भी दे सकता है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा के लागू रहने के दौरान केंद्र सरकार के सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जाए और यह कटौती सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों से भी की जा सकती है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में जम्मू कश्मीर पूर्व स्थिति एवं पुनर्गठन, इन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे।